एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नए विषय और नए वीडियो के साथ आपके समक्ष। आज का विषय है फैसला कहानी का तात्विक विश्लेषण या तात्विक आधार पर फैसला कहानी की विवेचना किसी भी प्रकार से की है या भाव पक्ष या कला पक्ष। एग्जामिनर किसी भी प्रकार से ये क्वेश्चन परीक्षा में दे सकता है। भाव पक्ष, कला पक्ष, तात्विक विवेचना, तात्विक विश्लेषण या कहानी कला की विशेषताएं, कई आधार होते हैं। आइए बात करते हैं। किसी भी कहानी के तात्विक आधार पर विश्लेषण करने के लिए विभिन्न सौंदर्य शास्त्रियों ने कहानी के 6 तत्व बताए हैं। पहला होता है कथानक या कथासार, विषय वस्तु। दूसरा होता है पात्र योजना या चरित्र चित्रण। तीसरा होता है परिवेश, वातावरण या देश काल। और चौथा होता है संवाद योजना। पांचवा उद्देश्य और छठा भाषा शैली। इन्हीं आधार पर मैत्रेय पुष्पा द्वारा रचित कहानी फैसला का हम मूल्यांकन करेंगे, विश्लेषण करेंगे। आइए सबसे पहले बात करते हैं कथानक। किसी भी कहानी का कथानक रोचक, प्रभावशाली और जिज्ञासु और प्रभाव से भरा होना चाहिए। कौतूहल और जिज्ञासा कथानक में होनी चाहिए। प्रस्तुत कहानी फैसला भारत सरकार द्वारा जो कार्यक्रम 1959 में चलाया गया था, पंचायती राज अधिनियम, और आगे चलकर 1993 में जो पूरे देश में लागू कर दिया गया पंचायती राज अधिनियम, उस पर आधारित है। पंचायती राज अधिनियम के तहत महिलाओं को जिला स्तर पर ग्राम पंचायत में चाहे पंच हों, सरपंच हों, उसके बाद ब्लॉक समिति का मेंबर है, ब्लॉक समिति का चेयरमैन, जिला परिषद का सदस्य है, जिला परिषद का चेयरमैन, ये जो जिला स्तर की पंचायत थी, पंचायती राज अधिनियम के तहत इसमें अधिकार दिए थे। और इन अधिकारों के तहत विभिन्न पदों पे भारतवर्ष में महिलाएं बैठी हुई। लेकिन पितृसत्तात्मक समाज के चलते इन अधिकारों का प्रयोग महिलाएं आज भी नहीं कर पाती हैं। और मैत्रेय पुष्पा ने उसी परिवेश को उठाया है कि पंचायती राज अधिनियम के तहत महिलाओं को अधिकार तो मिले लेकिन उनका उपयोग नहीं कर पाए। प्रस्तुत कहानी फैसला की नायिका वसुमती है। वसुमती गांव की सरपंच बनी है। उसका पति प्रभावशाली जो है व्यक्ति है उसके क्षेत्र का, और वो ब्लॉक प्रधान है। और भले ही वो ग्राम प्रधान बन गई हो, लेकिन उसके अधिकारों का या उसके पद का उपयोग वसुमती का पति रणवीर करता रहा। सभी कागजों पे दस्तखत करवा लेता है और अपनी मर्जी से वो काम कर रहा है। वसुमती को पंचायत भवन में भी जाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि पितृसत्ता के चलते महिलाओं को पंचायत में जाना किसी भी परिवार के लिए इज्जत बेइज्जती का सवाल हो जाता है। इसलिए वसुमती को भी पंचायत में नहीं जाने जाता। लेकिन एक बार अवसर आता है कि हरदेई जो गांव की ही बेटी है, वो उसके पिताजी द्वारा सताई गई। उसका पिता शराब पीकर पीटता है और हरदेई का जो पति है वो फौज में नौकरी करता है और उसको जो मनी आर्डर भेजता है उन्हीं पैसे से वो शराब पी जाता है। लेकिन हरदेई अपने पिता की मार से परेशान हो चुकी है और अपने पति के घर जाना चाहती है। इस पर फैसला देने के लिए वसुमती एक बार पंचायत में चली जाती है और उसका फैसला बाद में उसके पति द्वारा वो रद्द कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। और गांव की औरतें भी बहुत बार गली मोहल्ले की कीचड़ के लिए, नालियों की सफाई के लिए, अन्य कामों के लिए आती हैं। गांव के मजदूर आते हैं, जो उस समय आज मनरेगा होगी, पहले नरेगा के नाम से वो चलती थी, जोहार रोजगार योजना के तहत जो मजदूरों की मजदूरी थी वो भी नहीं दिया जाता। पूरे गांव में कीचड़ है, गलियों में मच्छर हैं, बीमारी है। अब वसुमती हताश है कि उसने जो वादे किए थे
महिलाओं को विभिन्न पाथनेर में जाकर, जिन्हें हम हरियाणा में बाड़े भी कहते हैं, बिटोड़े भी कहते हैं, या गेर या गुहारे, कई शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, उसको पाथनेर कहा जाता है। तो वहाँ महिलाओं के लिए जो सुरक्षित स्थान था, जो मिलने के लिए वो खुलकर बातचीत कर सकती थी, वहाँ जाकर जो उन्होंने वादे किए थे, लेकिन महिलाएं आज उनको ताने दे रही। कई बार वो अपने पति से जिक्र भी करती है, लेकिन हर बार पति उसकी बातों को जो है टाल देता है, तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। इससे, इन सभी बातों से वसुमती परेशान है और उससे वो हताश हो चुकी है। और जब हरदेई का फैसला देकर आई थी वे वो उसके पति के पास जाए, लेकिन ये बात हर वसुमती के पति रणवीर को अच्छी नहीं लगी और उसने फैसला बदल दिया, और उसके बाद हरदेई जो कुएं में कूदकर अपनी जान दे देती है। और इस घटना से प्रभावित होकर वसुमती गहरे से अंदर से झकझोर दी जाती है और वो एक विरोधी भावना से भर जाती है। विरोधी भाव ये कि वो अपने अधिकारों का प्रयोग क्यों नहीं कर पा रही। एक नारी विमर्श का सवाल है कि महिला आज भी उच्च या संभ्रांत परिवार कहिए या सभ्य परिवार कहिए या उच्च वर्ग कहिए, वहाँ भी औरतों की यह हाल है। तो वो इरादा बनाती है अपने पति का विरोध करने का। समय आता है और अगली बार जब इलेक्शन होता है तो उसके पति का जो प्रतिद्वंदी उम्मीदवार होता है वो वोट उसको डालकर आती है, और शाम को पता चलता है उसका देववीर आता है कि एक वोट और मिल जाता तो भैया जीत जाते हैं। तो वो वोट वसुमती का था। वसुमती ने फैसला किया, किसके खिलाफ? पति के खिलाफ नहीं, पितर सत्ता, समाज की उस व्यवस्था के खिलाफ जो एक बड़ी विभाजन की दीवार खड़े किए हुए। इस प्रकार जो है कहानी समाप्त हो जाती है। अब बात करते हैं पात्र योजना की। किसी भी कहानी में पात्र जो है कहानी को गति प्रदान करते हैं, कथानक में रोचकता लेकर आते हैं और कहानी की संवेदना से भी पाठक जुड़ पाता है। इसलिए पात्रों का प्रयोग, विभिन्न पात्रों के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाया जाता है, उनके संवादों के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाया जाता है। तो प्रस्तुत कहानी फैसला में भी मैत्रेय पुष्पा ने सौंदर्य शास्त्रियों की नियमों के अनुसार कि संख्यात्मक रूप से कम होने चाहिए पात्र, संख्यात्मक रूप से पात्रों की संख्या कम ही रखी है। वसुमती कहानी की नायिका है जिसके इर्द गिर्द सारी कहानी घूमती है। वो मुख्य पात्र के रूप में है और रणवीर भी मुख्य पात्र के रूप में है, लेकिन रणवीर का व्यक्तित्व पूरी तरह से नकारात्मक है, पितर सत्तात्मक दृष्टिकोण के साथ पुरुषवादी सोच लिए हुए, और वसुमती नारी चेतना की पक्षधर पात्र के रूप में हमें दिखाई पड़ती है। वो बड़ी संवेदनशील है, वो नए जमाने की है, वो गांव में काम करना चाहती है या आधुनिक बोध से भरी हुई गांव में वो पद प्राप्त करके ग्राम प्रधान का, तो वो अच्छे कार्य करना चाहती है, लेकिन उसका पति उसको वो कार्य करने नहीं देता है। तो पूरी तरह से वसुमती के व्यक्तित्व को उभारा गया है और रणवीर भी उसका पति उसके व्यक्तित्व को उभारने में या दर्शाने में सफल है, सफल पात्र के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। और गौण पात्रों में, सहायक पात्रों में जब हम देखते हैं, ईश्वरिया जो प्रगतिवादी दृष्टिकोण की है और भले ही वो भेड़ बकरी चराने वाली है, लेकिन उसका दृष्टिकोण अशिक्षित होते हुए, अनपढ़ होते हुए भी जो है प्रगतिवादी दृष्टिकोण है, और वो महिलाओं के अधिकारों को लिए लड़ती हुई दिखाई देती है। एक जगह भी बोलती है कि इंदिरा का राज है। अब वो जमाना गया कि महिलाएं पुरुष के पैर की जुत्ती होती थी। इसके बाद हरदेई है। हरदेई एक ऐसा पात्र है जिसके कारण वसुमती को अपने पति के खिलाफ ही फैसला लेना पड़ा, जिसके कारण ये पूरी कहानी का ताना बाना बुना गया। वो है हरदेई, जो अन्याय सह रही है। हरदेई
एक तरह से अन्याय सहन करती है, पूरे भारतवर्ष की उन शोषित पीड़ित महिलाओं का प्रतिनिधित्व करती हुई नजर आती है। उसके अलावा हृदय का पिता है जो पुरुषवादी सोच का प्रतीक है। तो ये पात्र हैं वसुमती, रणवीर, ईश्वरिया, हृदय का पिता और देववीर जो वसुमती का देवर है। अब बात करते हैं परिवेश या वातावरण की। किसी भी कहानी के समय, स्थान आदि को ही परिवेश कहा जाए। जिन स्थानों पर या जिस समय वो घटनाक्रम घटा है या कहानी का कथानक जिस स्थान के इर्द गिर्द घूमता है, जिस समय के इर्द गिर्द घूमता है, जिस घटना परिवेश के इर्द गिर्द घूमता है, उसे ही परिवेश या देश काल कहा जाता है। प्रस्तुत कहानी ग्रामीण परिवेश की है और पंचायती राज अधिनियम के तहत मिले हुए अधिकारों का उपयोग न कर पाने के कारण नारी जो है हताश है। ये 90 के दशक की कहानी है कि कहानी में एक बार आता है कि इंदिरा का राज है, अब जमाना बदल गया। तो गोपी कहती है कि इंदिरा का राज नहीं, राजीव का राज है। तब 90 के दशक की कहानी है और कहानी में भी ग्रामीण परिवेश को, महिलाओं के विरोधी स्वर को दर्शाया गया और पूरे उस पंचायती राज अधिनियम को समझ आने में कि भले ही वो लागू कर दिया गया हो सरकार द्वारा, संवैधानिक अधिकार दे दिए हों, लेकिन समाज में पितर सत्ता के चलते उन संवैधानिक अधिकारों का उपयोग महिलाएं गांव के दूर दराज इलाकों में आज भी नहीं कर पाती। दूर दराज इलाकों की छोड़िए, बहुत बार तो विधानसभा लोकसभा में भी हम देखते हैं कि महिलाएं अपनी बात को मुखर रूप से नहीं रख पाती। उस राजनीतिक परिवेश या ग्रामीण परिवेश या पंचायती राज अधिनियम के तहत उस परिवेश को जीवंत करने में मैत्री पुष्पा सफल रही हैं और जिस नवीन बोध की या नए परिवेश की खोज में आज महिला है, या संविधान ने भी जो नया परिवेश दिया आज़ादी के बाद महिलाओं को जो अधिकार दिए, उसमें भी कहती कि अब वो जमाना बदल गया है। अब जमाना बदल गया है, अब जनी भेड़ बकरियों की तरह, छेरियों की तरह हाकी नहीं जाएंगी। आज इंदिरा का राज और वसुमती प्रधान बन गई है। ये बदलाव का परिवेश, इस परिवेश की बात ईश्वरिया करती है। उसके बाद आता है संवाद योजना। किसी भी कहानी में कहानीकार संवादों का प्रयोग अवश्य करता है। कारण रहता है कि कहानी वर्णन और विश्लेषणात्मक शैली में तो चलती है, लेकिन कहानी में नाटकीय मोड़ पैदा करने के लिए, पाठक की जिज्ञासा बढ़ाने के लिए और उसकी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए संवादों का प्रयोग करता है। दूसरा, कहानी को गति प्रदान करने के लिए भी संवादों का प्रयोग कहानीकार करते हैं और पात्रों के व्यक्तित्व विकास को दर्शाने में भी के लिए भी कहानीकार संवादों का प्रयोग करते हैं। प्रस्तुत कहानी में भी संवादों का प्रयोग हुआ है। ईश्वरिया एक जगह कहती है, वो अधिक बोल रही थी तो समूह में औरतों ने कहा कि इतना बोलना ठीक नहीं है, प्रधान सुन लेगा। तो ईश्वरिया कहती, सुनने दो, सुनने के लिए तो कह रहे। हमारी ईश्वरिया प्रधान है। रणवीर एक दिन जेल जाएगा, चाक्की पीसेगा, रोटी थापेगा। आज जमाना बदल गया है। ईश्वरिया आगे कहती है कि वसुमती प्रधान है ना वसुमती? सच कहना चाहिए, सच कहूंगी। तू 11 क्लास पढ़ी है और रणवीर 9वीं फेल। तो बताओ होशियार कौन हो? भले ही ये संवाद एक अशिक्षित अनपढ़ नारी के हो, ग्रामीण आंचलिक शब्दावली हो, लेकिन दृष्टिकोण या विचार प्रगतिवादी है। इस प्रकार कहानी से
इन संवादों के माध्यम से गति मिलती है और संवाद कहानी को में जिज्ञासा पैदा करने के लिए और कथानक को आगे बढ़ाने में मददगार साबित हुए। संवाद योजना के लिहाज से फैसला कहानी एक सफल कहानी नजर आती है और मैत्री पुष्पा एक सफल कहानीकार के रूप में हमें यहाँ दिखाई पड़ती है। अब बात करते हैं उद्देश्य की। जैसा कि कहानी की शुरुआत में हमने बातचीत की है कि पंचायती राज अधिनियम जो नेहरू सरकार में 1959 में लागू किया गया था नागौर राजस्थान से, और आगे चलकर नरसिम्हा राव सरकार में 92 में उसको विधेयक के रूप में लाया गया और 93 में लगभग पूरे देश में एक कानून के रूप में उसको लागू कर दिया गया और उसके तहत महिलाओं को अधिकार मिले। और कारण था कि देश की राजनीति में सवाल बार बार उठ रहे थे कि लोकतंत्र को आम जन तक पहुंचाना, और आम जन तक पहुंचाने के लिए पंचायती राज अधिनियम लाया गया था। और पंचायती राज अधिनियम के तहत महिलाओं को संवैधानिक अधिकार तो मिले, लेकिन उनका उपयोग वो आज भी नहीं कर पा रही। कारण है कि हमारे समाज की जो बनावट है, भारतीय समाज की, वो पितृसत्तात्मक है। और भी कई प्रकार की व्यवस्थाएं हैं, चाहे वो वर्ण व्यवस्था हो, लेकिन यहाँ प्रस्तुत कहानी फैसला में पितृसत्तात्मक जो व्यवस्था है, जिसके तहत पुरुष महिला के सभी अधिकारों का उपयोग आज भी करता है। पुरुष प्रधान समाज है, महिलाओं को आज भी वो अहमियत नहीं दी जाती। और साथ ही ये पक्ष तो है ही राजनीतिक पक्ष, पितृसत्ता को बताना, और साथ में ये भी है कि भले ही हम ये मानते हो कि महिलाओं का शोषण जो है उच्च वर्गों में नहीं होता या भेदभाव नहीं है, तो इस कहानी के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है मैत्री पुष्पा ने कि संभ्रांत वर्ग की महिलाएं या उच्च जातियों की महिलाएं या समृद्ध परिवारों की महिलाएं भले ही पदों में प्राप्त कर लें, शोषण उनका भी होता है, पीड़ित और शोषित वो भी हैं। अब यहां देखने को मिलता है कि वसुमती एक पढ़ी लिखी लड़की है और एक अच्छे परिवार में उसकी शादी है जो राजनीति से ताल्लुक रखता है, लेकिन वहां पर भी उसको वही अनपढ़ महिलाओं की तरह उसको अधिकारों का प्रयोग नहीं करने दिया जाता। वो पितृसत्तात्मक नजरिए से देखा जाता है। पुरुष प्रधान समाज जो है वहां पर भी नारी को अपने अधिकारों के उपयोग से वंचित रखता है। ये उद्देश्य दर्शाना मैत्री पुष्पा का उद्देश्य रहा और इस उद्देश्य में वो दोनों ही उद्देश्यों में सफल रही है। उसके बाद बात करते हैं फैसला कहानी की भाषा शैली। मैत्री पुष्पा बुंदेलखंड की कवित्री हैं और वर्तमान में वो दिल्ली में रह रही थी, और बुंदेलखंड में वो पली बड़ी हैं, झांसी में पली बड़ी हैं, और उसी परिवेश का वर्णन इन्होंने अपनी कहानी में किया है। तो बुंदेलखंडी बोली के बहुत सारे शब्द मिल जाएंगे। पातनेर है, खांखरा है, जुड़ी ताप है, पिरिधान है। ये बुंदेलखंडी के आंचलिक शब्द हैं। उसके साथ साथ मूल रूप से उनकी कहानियों की या कथाओं की खड़ी बोली है। कहीं कहीं तत्सम तद्भव शब्दावली का भी प्रयोग है, और प्रगतिवादी दृष्टिकोण की कथाकार है मैत्री पुष्पा, तो आवश्यकता अनुसार उन्होंने कहीं कहीं अंग्रेजी की शब्दावली का भी प्रयोग अपनी कहानियों में किया और प्रस्तुत कहानी फैसला में भी किया। अब बात करते हैं शैली की। प्रस्तुत कहानी फैसला में वर्णन शैली है और उसके साथ साथ विश्लेषणात्मक शैली और मनोविश्लेषणात्मक शैली, और उसके साथ साथ भावात्मक शैली, और भावात्मक शैली के साथ साथ पत्रात्मक शैली, क्योंकि पूरी कहानी पत्रात्मक शैली में लिखी गई है। वसुमती किसी मास्टर साहब को पत्र लिखती है, तो इसको पत्रात्मक शैली
सौंदर्य शास्त्रियों ने बताया। तो पत्रात्मक शैली का प्रयोग मैत्री पुष्पा ने अपनी कहानी फैसला में किया। और इस प्रकार हम फैसला कहानी के तात्विक आधार पर विश्लेषण के सवाल को समझ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस व्याख्यान के माध्यम से हम मैत्री पुष्पा द्वारा रचित कहानी फैसला के तात्विक विश्लेषण को अच्छी प्रकार से समझ पाएंगे। धन्यवाद।